Hello, all of you. How are you? I'm Shruti. Welcome to EduGrown. I'm your economics educator. So, how are you all? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और EduGrown को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है, इसका नाम है ट्रायो सीरीज़। हम 3 चैप्टर्स में पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे 3 पार्ट्स में। फर्स्ट 2 पार्ट्स में होगा उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर, हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में टॉपिक, और फिर होगा उसके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, और कमेंट्स में बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आपको अगर कोई नया वीडियो चाहिए हमारे चैनल से तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। राइट, आप बता सकते हैं कि आपको किसी में ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, किसी लेक्चर में बार बार डाउट्स आए जा रहे हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम पूरी हेल्प करेंगे उसको सॉल्व करने की। अगर आपके ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं तो हम एक गूगल मीट क्लास भी अरेंज कर लेंगे आपकी पूरी हेल्प करने के लिए। और प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको एडुग्रोन की सारे टीचर्स की टीचिंग कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है, कोई इंप्रूवमेंट देनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और थैंक यू सो मच, आप इतनी अच्छी से स्टडीज़ कर रहे हो। और एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है, एक भी दिन का ब्रेक नहीं लेना चाहिए। आप 1 घंटा पढ़ाई कर लो, 2 घंटा पढ़ाई कर लो, बट पढ़ाई तो करनी ही है। कुछ दिन ज़्यादा कर लेना, कुछ दिन कम कर लेना, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होगा, एक एक दिन प्रेशर आता रहेगा और आप अच्छे से फिर कोप अप नहीं कर पाओगे। राइट, ओके। तो हमने इकोनॉमिक्स की बात पे आ जाते हैं। हमने क्या कवर किया इकोनॉमिक्स में अब तक? हमने कवर किया हुआ इकोनॉमिक्स में, हमने इससे पहले चैप्टर डिस्कस किया था, यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का चैप्टर डिस्कस किया था। हमने इंडेक्स नंबर्स, कोरिलेशन, डिस्पर्जन, ये सारे चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी एडुग्रोन की सीरीज़ पे। ट्रायो सीरीज़ में आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दी है इन सारी वीडियोस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर? आज हम डिस्कस करेंगे, आज एक हम फ्रेश स्टार्ट करने वाले, एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले। आज हम डिस्कस करेंगे जो फर्म्स कैसा बिहेव करती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छी इसकी वेटेज है एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा अच्छी वेटेज है इसकी। 10 to 8 मार्क्स का तो आता ही आता है ये चैप्टर, तो आपको काफ़ी अच्छे से करना है और इसको कोप अप कर रहे हैं ताकि आपका इसमें वो ना हो, अच्छे मार्क्स आ सकें इस पूरे आपके इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में आपकी मैं एक ख़ास बात बता दूं कि इसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं। इस चैप्टर में काफ़ी सारे डायग्राम्स हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ डायग्राम्स को देखना नहीं है, आपको एक कॉपी लेनी है, एक पेन पेंसिल और स्केल उठाना है और डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। कम से कम 5 बार तो आपको ड्रॉ करना है एक डायग्राम, तभी आपके वो दिमाग में घुसेगा वो वाला डायग्राम। ओके, तो इस डायग्राम्स का यही तरीका है कि उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, और एक डायग्राम को अगर आप 5 बार करोगे तभी वो अच्छे से कवर होगा आपका वो वाला डायग्राम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ओके, इस चैप्टर का नाम है बिहेवियर ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। बहुत सिंपल चैप्टर है, मैं आपको इतनी ईजी लैंग्वेज में समझा दूंगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। और जो मेरे पिछले वीडियोस है, जिसमें मैंने स्टैटिस्टिकल टूल्स कवर किए है, इंडेक्स नंबर्स कवर किए, हमने कोरिलेशन कवर किया है, हमने इससे पहले जो हमारा वो वाला चैप्टर था डिस्पर्जन वाला, हमने वो भी कवर किया है, हमने प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कवर किया है। प्लीज़ उसे आप देखिएगा 11th क्लास के बच्चों, ताकि तभी आपका जो 12th में बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको अच्छे से मिल पाएगा, वो अच्छे से मार्क्स आपके आ पाएंगे और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा एग्जाम्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर बिहेवियर ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो लेट्स मी ओपन माई प्रेजेंटेशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, बहुत सिंपल चैप्टर है, बस एक कॉपी और पेन लेके बैठना ताकि आप अच्छे से इसको कर पाओ, और स्केल भी ड्रॉ करते रहने साथ साथ डायग्राम्स। लेट मी ओपन माय पेन। बिहेव मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हम देखेंगे कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो मार्केट है अपना वो इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश करती है, डिमांड और सप्लाई उसके कैसे इक्वल होते हैं जो परफेक्ट कंपटीशन में अगर कोई मार्केट है तो। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम एक कोड डिस्कस करेंगे। हमने एक फॉर्मूला अपनाया है कि किसी भी न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करवाने से पहले हम क्या करते हैं, कोड डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी जो आप बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ना करते रहो, आपका एक फोकस बने दिमाग में और आपको अच्छी बातें आएँ और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थाट्स ही चलें। तो आज का कोट है, लाइफ इज़ राइडिंग अ बाईसाइकिल,
टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। ओके, तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, लाइफ एक बाइसिकल की तरह है। बाइसिकल का मतलब क्या है, जो एक साइकिल होती है उसमें आप क्या करते हो, आप बैठते हो, आप कभी गिरते हो। अपने जब आपने नई नई बाइसिकल सीखी होगी, आपका क्या, तब आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, आप गिरे तो ज़रूर होगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन बाइसाइकिल राइड करते हुए एक बार गिरा है। तो आप गिरोगे पहले बाइसाइकिल चलाते वक्त, फिर आप जब फिर दोबारा चलाओगे, आपके अच्छे से चलाओगे, फिर एक बार और भी शायद आपको चोट लग जाए कहीं पे। तो लाइफ भी यही है, लाइफ भी आपको काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस देती है जिसमें आप एक बार ठोकर खा के नीचे गिर जाते हो, मतलब वो बहुत बुरा फेज़ होता है आपके लिए। बट जब आप उठते हो, आपकी एक नई वो होती है, एक नई इंटेंशन होती है। आपने देखना है कि उस गलती को, जो आपने पिछली बार जब आप गिरे थे, आपका एक बुरा फेज़ आया था, उसको दोबारा से नहीं करना है। तो लाइफ बिल्कुल एक बाइसिकल की तरह, आप गिरते हो, पड़ते हो, बट लास्ट में आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाते हो। ओके, फाइनल डेस्टिनेशन, अगर आप स्कूल से लेके घर से बाइसिकल तक आ रहे हो, तो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या रही, घर रही। बट आप बीच में हो सकता है एक बार गिरे हो, फिर उठे हो, फिर पहुंच गए हो घर, तो फाइनल डेस्टिनेशन जो होम है, आप पहुंच ही गए थे अपनी। बट इस लाइफ के केस में क्या है कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन कुछ भी है, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है कि आपको सीए बनना है, तो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन बन ही जाओगे, आप कर अचीव कर लोगे। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप बिल्कुल कर लोगे वो सब अचीव। ओके, तो अब उसको बैलेंस में लाने के लिए आपको चलते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप एक बार गिर गए तो गिर ही गया, आपका मोराल बिल्कुल डाउन हो गया कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल जो चलते रहने के लिए आपको क्या करना है, चलते रहना है बैलेंस में, जो साइकिल को मूव करने के लिए। ओके, तो आज ये था हमारा कोट। तो आज हम अब चैप्टर के हम डिस्कस करते हैं इसका, जो हमारा चैप्टर है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। इस चैप्टर में हम मार्केट इक्विलिब्रियम में देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन जो होता है, जो मार्केट कैसे अचीव करती है, परफेक्ट कंपटीशन वाली जो इकोनॉमी होती है वो अपना इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करती है। इक्विलिब्रियम का मतलब, अगर किसी पॉइंट का हमें इक्विलिब्रियम देना है तो हमें देखना है कि वो जो डिमांड है और सप्लाई है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो डिमांड हो गया वो हमारा ये वाला कर्व हो गया, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये हो गया सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये जो कर्व है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमें देखना है, वो कौन सा स्टेज हो गया हमारा हो गया वो स्टेज इक्विलिब्रियम वाला स्टेज। तो जो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट है, अगर 3-4 सेलर्स है, वो सेम टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बिल्कुल सेम, उनका प्राइस भी सेम है, तो उसको वो इक्विलिब्रियम अपना कैसे इस्टेब्लिश करेगी मार्केट के अंदर। डिमांड सप्लाई जो एक पॉइंट है वो कैसे आएगा उस इकोनॉमी के अंदर। ओके, सो इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। और हमारा सेकंड पार्ट है कि हम डिस्कस करेंगे कि जो शिफ्ट्स और डिमांड इन सप्लाई है उसका क्या अफेक्ट पड़ेगा मार्केट में। अगर डिमांड जो है, अगर हमारा ये ग्राफ है कि हमारा डिमांड है, ये है हमारा सप्लाई, तो अगर हमारा डिमांड सप्लाई शिफ्ट हो गया, इधर से इधर आ गए, तो उससे इक्विलिब्रियम जो पॉइंट था वो कैसे अफेक्ट होगा, हमें ये सब भी पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। Market equilibrium is defined as the state of market where demand for a commodity is equal to supply, corresponding to a particular price. Thus, in a state of equilibrium, the marketeers in self, market demand is equal to market supply for a commodity. There is neither excess demand nor excess supply. In such a situation, the price that prevails in the market is called equilibrium price. Quantity supplied demanded is called equilibrium quantity. Okay, तो market equilibrium का मतलब है कि जो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें डिमांड जो है कमोडिटी की वो उसकी सप्लाई के इक्वल है। अब डिमांड क्या है कमोडिटी की, हम ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो प्राइस की डिमांड है, अगर हमारी मैगी है उसकी डिमांड भी उतनी है और मार्केट में उसकी सप्लाई भी उतनी है। अगर ये हमारा हो गया, ये हमारा है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व और ये है हमारी सप्लाई कर्व। तो जो ये पॉइंट है ये हो गया हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। ऐसे प्राइस में क्या होगा, इस वाले उसमें इसमें हमारा डिमांड और सप्लाई इक्वल है, और जो ये वाला प्राइस आता है, ये जो प्राइस है यहाँ पे आती है हमारी प्राइस ट्रेड होती है, और ये होती है क्वांटिटी ट्रेड। तो जो यहाँ पे प्राइस आएगा उससे हम कहेंगे क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये होगी हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस। और जो ये क्वांटिटी आती है इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और जो पॉइंट आएगा जिसमें हमारी डिमांड और सप्लाई बिल्कुल इक्वल है उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम, क्या कहेंगे,
हम उसे कहेंगे इक्विलिब्रियम। मार्केट का इक्विलिब्रियम तो वहाँ पे इस्टेब्लिश होगा जब हमारी मार्केट और जो मार्केट डिमांड है इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। ओके, एक पॉइंट होता है ये। तो मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई की इक्वल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की। इसमें हमने कम्युनिटी का एग्जांपल लिया है मैगी का। वो हमने एज्यूम करके चला है कि मार्केट में ना एक्सेस डिमांड है उस प्रोडक्ट की, ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, ज़्यादा सप्लाई भी नहीं है। जो प्राइस जो डिमांड और सप्लाई बिल्कुल इक्वल है। और जो प्राइस आया है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। और जो क्वांटिटी आती है उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। राइट, तो ये बहुत सिंपल सा था, हमने इसको समझ लिया। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसमें हम आगे स्टडी करते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम इज द रिमाइंडेड द forces of market demand in market supply. Recall the concepts of market demand. Market supply is discussed in the chapters. Market demand refers to some total of demand for a commodity by all the buyers in the market. It is indicated by market demand schedule or market demand curve. Market supply refers to some total of supply for a commodity by all the consumers, producers in the market. It is indicated by a market supply schedule. A market supply curve, it will really struck when the prevailing price in the market quantity demanded is equal to quantity supplied. There is no excess demand or excess supply in the market. The following table illustrates the situation of market equilibrium. ओके, तो अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाए तो हमारा मार्केट का इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होगा? हमारा मार्केट का इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश होगा जब हमारा मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल होगा। राइट, इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट होता है जब हमारा मार्केट जो डिमांड है इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई है। तो मार्केट डिमांड का क्या मतलब है और मार्केट सप्लाई का क्या मतलब है? मार्केट डिमांड का मतलब है जो सम टोटल है डिमांड का बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट। जितने भी हमारे बायर्स हैं राइट, तो हमारी मार्केट डिमांड का क्या मीनिंग है? हमने डिस्कस करना है कि मार्केट डिमांड का क्या मीनिंग है। तो मार्केट डिमांड का मतलब है ये टोटल है हमारी जो जितना भी सम टोटल है डिमांड का। डिमांड का मतलब क्या है? जितनी भी हमारी डिमांड का सम टोटल है, जितने भी कंज्यूमर्स बायर्स डिमांड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, जितने भी बायर्स हैं मार्केट के लिए, उस सब का जो सम टोटल है उसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड। अगर एक कमोडिटी है फॉर एग्जांपल मैगी के लिए जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, जितने भी बायर्स डिमांड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, उसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड। और मार्केट डिमांड को हम इंडिकेट करते हैं एक मार्केट डिमांड कर्व से। एक मार्केट डिमांड कर्व होता है हमारा, ये होता है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। ऐसे होता है हमारा मार्केट डिमांड कर्व, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। और ये वाला होता है हमारा सप्लाई कर्व। ओके, तो मार्केट डिमांड का यही टाइम है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो जितने भी बायर्स हैं मार्केट में एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए अगर वो कर रहे हैं डिमांड, तो उसे हम कहेंगे उनकी मार्केट डिमांड। अगर हम सारे बायर्स की डिमांड को ऐड कर देंगे। अगर हम मार्केट सप्लाई की बात करें तो इसमें होता है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, सप्लाई कौन करेगा? जो प्रोड्यूसर्स हैं, और डिमांड करते हैं कंज्यूमर्स। तो एक सप्लायर का मतलब होता है कि जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक सप्लायर कितनी सप्लाई करता है। अगर हम सारे सप्लायर्स की ऐड कर दें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, जितने भी सप्लायर्स हैं उनकी अगर हम ऐड कर दें सप्लाई, तो हमें मिल जाएगा सप्लाई मार्केट सप्लाई। और मार्केट सप्लाई को हम इंडिकेट करते हैं एक सप्लाई शेड्यूल से। तो जो मार्केट डिमांड जब मार्केट सप्लाई के इक्वल होता है तब आती है हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। ये वाला मार्केट डिमांड सप्लाई है और ये है हमारा डिमांड। तो जब ये एक दूसरे के इक्वल होता है तो उससे हम कहेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। इस पॉइंट पे हमारी ना कोई एक्सेस डिमांड है ना कोई एक्सेस सप्लाई है। इस पॉइंट में हमारी जो मार्केट डिमांड है मार्केट सप्लाई के इक्वल है। राइट, तो ये हो गया हमारी मार्केट डिमांड का मीनिंग। अब हम टेबल की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें हमने प्राइस लिया है, क्वांटिटी सप्लाई ली है एक्स की, एंड क्वांटिटी डिमांड ली है एक्स की। तो अगर 5 प्राइस पे हमारा 50 ट्रेड हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड तब हमारी 10 है। 4 पे हमारा 40 ट्रेड हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 20। 30 पे हमारा 30 ट्रेड हो सप्लाई हो रहा है एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 30। 2 पे हमारा क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है 20 एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 40।
1 पे हमारा क्वांटिटी सप्लाइड 10 हो रहा है एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 50। तो ये हो गई हमारी टेबल। हमने प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और एक क्वांटिटी सप्लाइड में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया इसकी हेल्प से, कि जब हमारी प्राइस बढ़ रहा है तो आप देखोगे कि हमारी जैसे जैसे हमारा प्राइस कम हो रहा है तो हमारी डिमांड बढ़ रही है, और अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, राइट। तो इसमें पता चला कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है एंड प्राइस और सप्लाई में हमारा पॉजिटिव रिलेशन है, राइट। तो ये होगी हमारी टेबल। अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमने यहाँ पे एक टेबल इस्टेब्लिश कर ली, यहाँ पे था हमारा प्राइस और यहाँ पे था हमारी क्वांटिटी, यहाँ पे आ गया डिमांड, ये होता है हमारा डिमांड डाउनवर्ड्स, ये होता है हमारा, ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया डिमांड, ये हो गया हमारा अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, और जो ये पॉइंट आता है ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट, राइट। अगर जब हमारी डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम का पॉइंट। बट अगर हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गई सप्लाई से, ये हमारा डिमांड कर्व था और ये डिमांड ज़्यादा हो गई सप्लाई से, इस सिचुएशन में हमारी डिमांड ज़्यादा है और ये हमारी सप्लाई ये है, तो डिमांड हमारी ज़्यादा है सप्लाई से। तो अगर डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से तो क्या हो जाएगी, जो मैगी है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है मार्केट में बट उसकी सप्लाई नहीं है इतनी, राइट। तो वो शॉर्टेज इस्टेब्लिश हो जाएगी डिमांड की, इतनी डिमांड नहीं होगी और जो मार्केट में क्या इस्टेब्लिश हो जाएगी, शॉर्टेज इस्टेब्लिश हो जाएगी डिमांड की। और अगर सप्लाई की बात करें तो क्या है, हमारी इस पॉइंट पे हमारी एक्सेस सप्लाई चल रही है, हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा, अगर हमारा सप्लाई कर्व है ये, तो हमारी सप्लाई ज़्यादा चल रही है हमारी डिमांड से। मतलब हम जो भी सामान बना रहे हैं वो सारा का सारा बिक रही है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है। मतलब वो इतना बिक नहीं रहा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है उसकी बट उतनी इतनी डिमांड नहीं है, मतलब कंज्यूमर्स के पास कुछ स्टॉक रह रहा है अधूरा और उससे वो बेच नहीं पा रहे हैं और सप्लाई ज़्यादा होगी। और इस सिचुएशन में क्या हुआ कि हमारी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई उतनी नहीं है, तो जो भी हम सामान बिका रहे हैं वो सारा का सारा बिक रहा है और कुछ भी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास कुछ एक्सेस नहीं बच रहा है। तो ये सिचुएशन होगी हमारी एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की। तो जो ये पॉइंट है इसे हम कहेंगे क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस का पॉइंट। जो नीचे ये वाला पॉइंट एस्टैब्लिश हुआ उसे हम कहेंगे शॉर्टेज ऑफ डिमांड, और ये जो ऊपर पॉइंट आया उसे हम कहेंगे एक्सेस सप्लाई। ओके, तो ये बहुत सारा सिंपल है, बस आपको ड्रॉ करके देख लेना है कि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस का एस्टैब्लिश होता है और एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड को देख लेना है, वेरी सिंपल। ओके, तो ये हो गया हमारा डायग्राम की एक्सप्लेनेशन भी। अब इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। टेबल 1 शोज अ नेट प्राइस, फाइंड द कमोडिटी, मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू market demand is equal to 10 days, and at this price the producers are willing to sell more than what the buyers are wanting to buy. This leads to fall in price. Suppose the price reduces from 5 to 10. Reduction on price of a commodity each leads to rise in quantity demanded, fall in quantity supplied. Consequently, quantity demanded increases to 20 dozen and quantity supplied reduces to 40 doesn't. Even at the price market demand is not equal to market supply, suppose the price will now fall to rupees 3. At this point quantity demanded increases to 30% while quantity supplied decreases to 30. At this price quantity demanded is equal to quantity supplied. We can see that market clearly itself accordingly. Market equilibrium at prices and quantities 30 days, and diesel demand curve is D curve and supply is S curve intersect each other at point even when even market is what the market supply, it is called the equilibrium point at a price is equal to 3 and the quantity is equal to 30 डजन। तो बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, यहाँ मैं बहुत कॉम्प्लिकेट करके दिया और मैं आपको मैं आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो जो हमारी अबव टेबल दी हुई है उसमें हमने क्या बताया हुआ है कि कमोडिटी का जो मार्केट सप्लाई है वो मार्केट डिमांड के इक्वल है। जो हमारी इक्विलिब्रियम कहाँ इस्टेब्लिश हो रही है, जब हमारी ये देखो जब हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रही है, इस पॉइंट पे हमारा 30-30 चल रहा है, तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। इसमें हमारी क्वांटिटी सप्लाइड होगी 30 और क्वांटिटी डिमांडेड है 40, तो मार्केट इक्विलिब्रियम तभी इस्टेब्लिश होगा जब हमारी क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांडेड के इक्वल है और प्राइस हो जाएगा हमारा 3। तो इस पर हमारी हो गई इस्टेब्लिश हमारी इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी, राइट। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। यहाँ पे 3 ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई बिल्कुल 30-30 दोनों इक्वल हैं। बट अगर हम देखें कि फाइंड द मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू 50, market demand is equal to 10, and at this price the producers are willing to sell more than buyers are willing to buy.
तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें जहाँ पे हमारी क्या है, प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल मोर, ज़्यादा सेल करना चाहते हैं वो, बट बायर्स आर वांटिंग टू बाय, मतलब इतनी डिमांड नहीं, सप्लाई ज़्यादा, तो एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन को इसमें हमें देखना है। ये ऊपर वाली की बात कर रहा है। तो अगर एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में हम देखें कि जो इस वाले सिचुएशन में कि हमारी एक्सेस सप्लाई चल रही है, एक्सेस सप्लाई मतलब प्रोड्यूसर्स सामान बनाए जा रहे हैं बट बायर्स वो लेना नहीं चाहते, जो उनके पास सामान है वो बचे जा रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लेना ही नहीं चाहते, वो जो कंज्यूमर्स हैं वो सामान उसको लेना ही नहीं चाहते, तो वो उनका एक्सेस में बच रहा है वो वाला सामान। बट अगर प्राइस 5 से 4 हो जाए, यहाँ पे प्राइस 5 चल रहा था बट वो अगर 4 हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर फॉल हो जाएगा प्राइस में, यहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ गई, आप पीछे देखो, अगर 5 से 4 हुआ है प्राइस तो उसकी जो डिमांड है वो 10 से 20 हो गई है, बट सप्लाई उसकी 10 से 50 हो गई है, 50 से 40 हो गई है। तो इसमें हमारी मार्केट डिमांड इक्वल नहीं आ रही मार्केट सप्लाई के। अगर मार्केट डिमांड इक्वल नहीं है मार्केट सप्लाई के, तो हमारी सिचुएशन बन रही है कौन सी, एक्सेस सप्लाई की। प्रोड्यूसर सामान बनाए जा रहे हैं बट जो बायर्स हैं वो उसको लेना ही नहीं चाहते, इसलिए जो उनका स्टॉक है वो उसमें रह रहा है साइड में और उसको बेच नहीं पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। ओके, एक्सेस सप्लाई का हमने मीनिंग डिस्कस कर लिया। बट अगर क्या हुआ कि 3 पॉइंट पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, 3 इज इक्वल टू मार्केट डिमांड, सपोज द प्राइस विल नाउ फॉल टू ₹3। अगर प्राइस हो गया हमारा 3, तो अगर हमारा प्राइस 4 से 3 होगा तो हमारी डिमांड और बढ़ जाएगी 30, और सप्लाई भी हमारा 30 हो गया। तो इस पॉइंट में हमारा जो इक्विलिब्रियम था वो इस्टेब्लिश हो गया। इस पॉइंट पे हमारी क्वांटिटी डिमांड इक्वल है क्वांटिटी सप्लाई की, जितना हम बना रहे हैं उतना सारा का सारा हमारा स्टॉक बिक रहा है, राइट। तो ये थी हमारी सिचुएशन इक्विलिब्रियम प्राइस की। तो इस पे एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। जो उस टाइम पे हमारी क्वांटिटी होगी उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और जो हमारा प्राइस होगा उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। तो उससे ये हमारी हमने एक्सेस सप्लाई और इक्विलिब्रियम प्राइस सिचुएशन डिस्कस कर ली, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एक्सेस सप्लाई का मीनिंग क्या है। एक्सेस सप्लाई रेफर्स टू सिस्टम और सिचुएशन वेयर मार्केट प्राइस ऑफ अ सप्लाई इज मोर देन मार्केट दे वांटेड अ गिवन प्राइस सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई का मतलब जो प्रोड्यूसर सामान बना रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स सामान बना रहे हैं वो सारा का सारा उनका बिक नहीं रहा, बट उनकी जो शॉर्टेज बच रही है, फॉर एग्जांपल एक मैगी है, वो उस प्रोड्यूसर उसको सप्लाई करे जा रहे हैं बट उसकी डिमांड ही नहीं है, वो बिक ही नहीं रहा है इतना। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास जो सारा सामान है वो बच जाएगा क्योंकि वो बिक ही नहीं रहा, राइट। तो हमारा ये सिचुएशन थी हमारी एक्सेस सप्लाई की। राइजेज एंड मार्केट प्राइजेस मोर देन इक्विलिब्रियम, excess supply occurs is price is equal to 5 minutes because at this price market supply is greater than market demand। तो हमारी जो इक्विलिब्रियम है इस पॉइंट पे अकर होगी, क्योंकि इस वाले जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है उससे ऊपर अकर होगी, क्योंकि इसमें हमारी एक्सेस सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, राइट। इस पॉइंट पे हमारी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, बिकॉज मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। इस पॉइंट पे हमारी मार्केट सप्लाई जो है वो ज़्यादा है मार्केट डिमांड से, इज इक्वल टू ए बी। हमारी ए बी है हमारी इसमें एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। is a picture of excess supply. Supply falls in the market due to fall in quantity demanded increases and quantity supplied falls at this point. Market demand is equal to market supply. It will be a point of equilibrium. It is called 30 units and price is equal to 3 units. तो ये आ गया हमारी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। इसमें हमें क्या करना है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए कि ड्यू टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांड, जब हमारा प्राइस फॉल हुआ, देखो इस सिचुएशन में जो हमारा प्राइस फॉल हुआ था 4 से 3 से, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो इंक्रीज़ हो गई थी, और क्वांटिटी सप्लाइड जो थी वो क्वांटिटी डिमांडेड के इक्वल हो गई थी। इस पॉइंट पे हमारी प्राइस कम हुआ था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 20 हो गई थी, और ये वाली जो थी सप्लाई थी, तो ये हो गई हमारी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। ओके, तो ये आ गई हमारी सिचुएशन एक्सेस सप्लाई की। एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स एट दिस पॉइंट, सप्लाई हमारी कम होगी, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, इट वुड बी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तब हमारी इसके बाद हमने क्या देखा था कि हमारी सप्लाई खत्म कम होने के बाद जब हमारी सप्लाई बढ़ गई थी बट हमारी डिमांड उतनी नहीं थी, बट उसके बाद एक और पॉइंट आया था तब हमारी मार्केट सप्लाई मार्केट उसके इक्वल हो गई थी। एग्जाम्पल 4 से जब 3 हुए थे प्राइजेस, तब हमारी क्वांटिटी डिमांड
डिमांड बढ़ जाएगी अगर प्राइस फॉल होगा, और सप्लाई भी हमारी वो हो जाएगी, सप्लाई भी हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस कम होने के साथ साथ सप्लाई भी, प्राइस बढ़ने के साथ सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये होगी हमारी ये वाली सिचुएशन। तो इसमें हमने एक्सेस सप्लाई का भी डिस्कस कर लिया। अब मैंने आपको एक्सेस सप्लाई बता दी है, एक्सेस डिमांड बता दी है, एक्सेस सप्लाई बता दी है, उसका इक्विलिब्रियम बता दिया है। बट एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन हमारी रहती है पेंडिंग, राइट। एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन रहती है हमारी पेंडिंग। तो इससे हम करते हैं, excess demand refers to situation in which market demand for a commodity is more than market supply at a given price. Situation of excess demand arises when market price is less than equilibrium price. In the above table, supplier certain price at because at this market demand is less than market supply is equal to CD. In this figure, this pressure of excess demand leads to rise in market prices due to price quantity demanded decreases to point and quantity demanded rises at a point. A market demand is equal to market supply. क्वांटिटी इक्वल क्वांटिटी इज इक्वल टू 30 मिनट्स एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू ₹3। ओके, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन का मतलब क्या है कि अगर मैगी है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, मतलब इतनी डिमांड है कि जो भी सामान प्रोड्यूसर्स बनाते हैं वो सारा सारा बिक जाता है। तो इतनी डिमांड है, इसका मतलब मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट वो प्रोड्यूसर इतना सप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो भी बना रहे हैं वो सारा बिक जा रहा है, तो उसकी शॉर्टेज ही रह रही है। डिमांड की शॉर्टेज, वो जो सप्लाई है उसकी शॉर्टेज ही हमारी रह रही है, राइट। तो हमारी डिमांड ज़्यादा है हमारी मार्केट सप्लाई से। सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड अराइजेज व्हेन मार्केट प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर हमारा मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा, अगर हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है, जो भी अगर हम मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है 10, बट हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस चल रहा है 8, तो हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन तब अराइज होगी जब हमारी जो मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है इस लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, जब हमारी मार्केट प्राइस लेस है इक्विलिब्रियम प्राइस से, तब हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज होगी। क्यों होगा ऐसा? अगर मार्केट प्राइस कम है इक्विलिब्रियम प्राइस से, तब हमारी जो भी सारी की सारी चीज़ें होंगी, सारी की सारी मार्केट में बिक जाएंगी। तो फिर क्या होगा इसकी, मतलब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, सप्लाई नहीं है, इसलिए सारे सारा लोग मार्केट प्राइस में सारी की सारी चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे। तो ये होगी हमारी मार्केट डिमांड की सिचुएशन। जो हमारा मार्केट सप्लाई है वो CD के इक्वल है, जो हमारी पिछली फिगर थी। एक्सेस डिमांड की वजह से क्या हुआ, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, अगर आप मैगी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोग के बहुत ज़्यादा मैगी परचेज करने लग गए, तो उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर्स तो अपना प्रॉफिट चाहेंगे, इसलिए वो उनका प्राइस बढ़ा देंगे। अगर प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे तो उतनी उसकी प्रोडक्शन भी करेंगे, और इससे उसकी जो क्या हो जाएगा, डिमांड भी उसकी दोबारा से बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्सेस डिमांड है तो कंज्यूमर्स उसका, जो प्रोड्यूसर्स उसका प्राइस बढ़ा देंगे, उससे उसका क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा, फिर उसकी डिमांड लोग फिर कम कर देंगे, तो डिमांड उसकी डिक्रीज हो जाएगी। बट उस पॉइंट में उसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तब हमारी पॉइंट में क्या होगा, मार्केट सप्लाई जो सिचुएशन है ये वाली राइज हो जाएगी। जो हमारी मार्केट, ये वाली सिचुएशन हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेस सप्लाई की, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने इक्विलिब्रियम प्राइस की सिचुएशन जो थी 30 और 30 में जब हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, राइट। तो ये हमारी सिचुएशंस थी ये वाली। तो ये बहुत सिंपल है, मैं आपको एक बार रिकैप दे देती हूँ कि जो इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, इस पॉइंट में हमारी सप्लाई ज़्यादा है, तो सारा का सारा सामान जो है वो बिकेगा नहीं, क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इस, और जो नीचे वाला पॉइंट है इसमें डिमांड बहुत कम कर रहे हैं, तो हमारा जो सारा का सारा सामान है वो सारा का सारा सेल हो जाएगा, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे मिशंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिव रिलेटेड। हमने डिस्कस किया कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड जो है हमारे पॉजिटिव रिलेटेड है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है 10 से 20 होता है, तो हमारी जो सप्लाई है, हम उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम सप्लाई बढ़ा देते हैं। कंज्यूमर्स अपना, प्रोड्यूसर्स जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखना चाहते हैं, बट अगर प्राइस उनको ज़्यादा मिल रहा है तो वो अपनी सप्लाई भी बढ़ा देंगे। वो कहेंगे कि इस पॉइंट पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे। अगर पहले 50 थी तो वो 60 कर देंगे। तो वो पॉजिटिव रिलेटेड है। इनका रिलेशन क्या है, पॉजिटिव। सप्लाई कर्व कम्युनिटी स्टोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो सप्लाई कर्व हमेशा पॉजिटिव रिलेटेड होता है। ये है आपका सप्लाई कर्व देखो हमेशा ऐसे स्टार्ट होगा लेफ्ट से राइट पे, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो ये हमारा सप्लाई कर्व है, और जो उल्टा होता है राइट से लेफ्ट की तरफ वो होता है हमारा डिमांड कर्व। और प्राइस और डिमांड में हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ता है
तब हमारा डिमांड कम होती है। अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़े जा रहे हैं 10 से 20 हो गए, तो आप उसकी जितनी डिमांड पहले कर रहे थे उतनी नहीं करोगे। अगर पहले कर रहे थे आप उसकी 20 डिमांड, तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 करोगे, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई और आपको ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा हर एक कमोडिटी का। तो उसमें नेगेटिव रिलेशन है। और जो इसका डायग्राम बनता है वो बनता है राइट से लेके लेफ्ट से। ओके, गवर्नमेंट ऑपरेट फ्रीली विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बट अगर गवर्नमेंट फ्रीली ऑपरेट करती है तो इसमें कुछ भी डिमांड और सप्लाई जब इक्वल होते हैं तो हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, अगर गवर्नमेंट ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया। बट अगर गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया तो उसके जो स्टेप्स होंगे, उसकी जो रेमेडीज़ होंगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे चेंज इन डिमांड और मार्केट इक्विलिब्रियम। अब हम डिस्कस करेंगे चेंज इन डिमांड का मीनिंग क्या होता है। Change in demand has two aspects: increase in demand, decrease in demand. In case of increase in demand, demand curve will shift to the right, and in case of decrease in demand, demand curve will shift to the left. The fact of increase or decrease in demand is expressed in the following factors. Okay, तो change in demand का मतलब है कि अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही, अगर किसी चीज़ से चेंज हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, या तो वो इंक्रीज होगी या तो वो डिक्रीज होगी। ये हो सकता है ना चेंज का मीनिंग, अगर या चीज़ कोई इंक्रीज़ हो रही है या तो वो कोई कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो इंक्रीज़ कम हो रही है तो मतलब डिक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा हो रही है तो इंक्रीज़ हो रही है। बट अगर ये कोई हमारा था इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा था, ये था हमारा सप्लाई कर्व। हमने देखा कि सप्लाई कर्व पॉजिटिव रिलेट करता है, लेफ्ट से लेकर राइट में जाता है, और जो डिमांड कर्व है हमारा राइट से लेकर लेफ्ट पे जाता है, राइट। बट अगर हमारा डिमांड कर्व ऐसा है, तो अगर हमें कहना है कि डिमांड कर्व बढ़ रहा है तो हम उसको राइट पे शिफ्ट करेंगे। किसी भी चीज़ का अगर हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो डिमांड की राइट ये साइड है, तो इसमें हम ये हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा ये। और अगर इधर कर देंगे तो इसका मतलब है कि डिमांड हमारी डिक्रीज़ हो रही है। इसमें हमने एक्सप्लेन किया वो वाली सिचुएशन। पहले जो था हमारा इक्विलिब्रियम ऐसे था कुछ, ये हमारी थी डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड दैट वाज आवर सप्लाई। तो हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर दिया था, ये थी हमारी जो प्राइस थी एंड दैट वाज आवर क्वांटिटी, और ये पे था हमारा इक्विलिब्रियम। बट हमारी प्राइस इंक्रीज वो हो गया, डिमांड जो था हमारा इंक्रीज हो गया, डिमांड इंक्रीज हो गया। अगर किसी भी उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा तो एक्सेस डिमांड हो जाएगा, तो वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड हमने शिफ्ट कर दिया। तो हमारा जो नया पॉइंट आया वो हो गया E1, और जो नया प्राइस आया दैट इज़ P1, और दैट इज़ आर Q1। तो ये हमारा जो पहले प्राइस था दैट वाज P1 Q1। तो पहले था P से हो गया P1, ये हो गया Q से Q1। तो जो चेंज आया है, जो डिफरेंस है, इसको हम कहेंगे क्या, जो पहले चेंज था और फाइनल में चेंज हुआ है प्राइस में, इससे हम कहेंगे चेंज इन प्राइस। कि पहले चेंज इतना था और फिर हो गया इतना, तो इसमें जो चेंजेस आए हैं उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे हम अपना चेंज इन प्राइस। ओके, ओके, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि वो उसका मतलब क्या है। जब हमारा क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा उसका क्या मीनिंग है, चेंज इन इंक्रीज़ अगर डिमांड में हो जाता है, बट अगर हमारा इंक्रीज़ नहीं होता बट डिक्रीज़ हो जाता है डिमांड में, तो हमारा डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा था डिमांड कर्व, दैट वाज आवर सप्लाई कर्व। तो अगर हमारा डिमांड कर्व इसमें शिफ्ट हो जाता है, इधर शिफ्ट हो गया, तो हमारा हो गया उसको हम कहेंगे वो वाला शिफ्ट हो गया साइड में, तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो ये हमारा शिफ्ट हो गया, ये हो गया प्राइस दैट इज़ आर क्वांटिटी। फिर इस साइड शिफ्ट हो गया, उसे हम कहेंगे क्या, हम उसे कहेंगे कि हमारा जो सब डिमांड कर्व था हमारा वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट का मतलब डिक्रीज हो गया। तो पहले ई था तो फिर हो गया E1 हो गया, और जो प्राइस पहले थी P उसे हम कहेंगे P, बाद में आई उसको हम कहेंगे P1। पहले था Q1 दैट बाद में जब आया तो उसे हम कहेंगे Q2। ओके, तो इसका मतलब है हमारा प्राइस और क्वांटिटी का मतलब हो गया डिस्कस। हमने डिस्कस कर लिया एक्सेस डिमांड का मीनिंग, हमने डिस्कस कर लिया एक्सेस सप्लाई का मीनिंग, हमने डिस्कस कर लिया कि जब एक्सेस डिमांड आती है हमारी तो हम इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, हमारे न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी क्या होगी। और हमारी जब डिक्रीज़ हो जाएगा सप्लाई तो हमारा डायग्राम जो सप्लाई कर्व था जो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिर हमारा क्या वो इक्विलिब्रियम कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा और न्यू सप्लाई और न्यू क्वांटिटी क्या होगी, राइट। तो
हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज इन डिमांड को फर्दर। द अबव फिगर शोज दैट व्हाइल सप्लाई रिमेन्स अनचेंज एंड चेंज टू इंक्रीज इन demand curve shifts to the right from D1 to D2. The new demand curve is a plaque of D2, which is to be appointed when equilibrium price increases from OP to OP1 and the quantity increases from OQ to OQ1. Okay, तो जो हमारा न्यू सप्लाई कर्व आया है, हमारा जो न्यू डिमांड कर्व आया, हमारा सप्लाई तो बिल्कुल अनचेंज्ड है, सप्लाई में कोई भी फ़र्क नहीं है, बट जो सारा सारा चेंज है वो किस में आया है, डिमांड में। तो डिमांड में जो चेंज आया है हमारा, वो कैसे आया है, डिमांड हमारा शिफ्ट हो गया इससे डी से D1 की तरफ, हमारा चेंज हो गया डिमांड। और जो न्यू डिमांड कर्व आया है हमारा, वो हो गया हमारा, जो पहले डिमांड कर्व था हमारा ये था D, फिर आ गया हमारा न्यू डिमांड कर्व। पहले हमारी क्वांटिटी थी Q, फिर हमारी क्वांटिटी आ गई Q1, और प्राइस था पहले हमारा P, फिर आ गया हमारा P1। तो ये आ गया इसमें चेंजेस। ठीक है, तो जो हमारा जो डिफरेंस आया है, पहले Q1 था, पहले Q था, फिर हो गया Q1। तो जो चेंजेस आए हैं उसको हम कहेंगे क्या, इंक्रीज या डिक्रीज इन, चेंज इन डिमांड कहेंगे उसे हम। जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसे हम कहेंगे जो भी चेंजेस आए हैं डिमांड में। ओके, how is when the demand curve shifts to the right? When demand curve shifts to the right, it shows increase in demand at the new price. Demand is greater than supply, implying situation of excess demand. This causes a rise in price. Subsequently, when upon the price quantity demanded to decline and quantity supplied tends to rise, the process of contraction and extension of demand will continue till the price is reachable, quantity demand is equal to quantity supplied, which occurs at a point which is the new point of equilibrium. तो जो हमारा डिमांड कर्व है, इसमें हमारा राइटवर्ड शिफ्ट कब करता है, ये हमारा था डिमांड कर्व, ये हमारा था सप्लाई कर्व, एंड दैट वाज आवर डिमांड कर्व। तो जो हमारा डिमांड कर्व है, हमारा राइटवर्ड तब शिफ्ट करेगा जब हमारी डिमांड में इंक्रीज आ जाएगा। अगर हमारा डिमांड में इंक्रीज आया तो हमारी जो प्राइस पहले ट्रेड हो रही थी, यहाँ पे प्राइस आती है, तो पहले प्राइस से ये वाली प्राइस आ गई, तो हमारी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी डिमांड बढ़ रही है, तो हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और हमारा पहले डिमांड ये था, सप्लाई तो हमारा उतना ही रहेगा, बट हमारा जो पहले डिमांड कर रहे थे वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और सप्लाई भी फिर इंक्रीज़ हो जाएगा। इसे आप डायग्राम की हेल्प से देखो कि पहले प्राइस ये था, फिर प्राइस ये आ गया, तो प्राइजेस में इंक्रीज़ आया तो मतलब इंक्रीज़ हो गया हमारा प्राइस। तो हमारा जो डिमांड था कि पहले हमारा डिमांड हम ये कर रहे थे, हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो इतनी थी, तो क्वांटिटी डिमांडेड ये थी, फिर ये होगी, तो मतलब ये इतना इंक्रीज़ हो गया क्वांटिटी डिमांडेड में, और सप्लाई तो हमारा उतना ही था। ओके, quantity supplied tends to rise. The process of contraction and extraction supply will continue. तो प्रोसेस जो प्राइस कम या घटने पे तब तक चलता रहेगा जब हमारा एक पॉइंट मिल जाएगा जब हमारा क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल हो जाएगा एक दूसरे के, और अगर हमारा न्यू प्राइस आ गया इक्विलिब्रियम का। ओके, तो ये आ गया हमारा इसका मीनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे डिक्रीज इन डिमांड का क्या मीनिंग है। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है कि हमारा जो डिमांड कब है वो डिक्रीज हो गया, ये सप्लाई था, दैट वाज आवर डिमांड, तो डिक्रीज हो गया अगर, तो इसे हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। फिगर shows while supply remains unchanged, decrease in demand curve shifts left from D to D2. The new demand curve intersects supply curve at point P, which is the new equilibrium point. At the current price falls from rupees O to OP to OP1, and quantity increases from O to OQ to OQ1. तो हमारा जो डिमांड कर्व पीछे था, ये जो सिचुएशन थी हमारी, हमने जो डिस्कस करी थी, इसमें हमारा क्या हो रहा है कि पहले हमारा जो डिमांड कर्व था इधर इंटरसेक्ट कर रहा था, ये आपस में, ये हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया था, बट हमारा डिमांड कर्व सडनली रिड्यूस हो गया, तो हमारी जो थी इधर आ गई हमारी डिमांड कर्व, तो हमारी डिमांड कर्व इधर शिफ्ट होगी, तो इसका मतलब हो गया हमारा क्या हो गया, हमारा जो डिमांड कर्व था वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, तो मतलब उसमें डिक्रीज आ गया, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो मतलब उसमें डिक्रीज आ गया। तो पहले जो हमारी क्वांटिटी Q1 थी वो Q2 होगी, और जैसे इसमें जो चेंजेस आए उसे हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जो प्राइस था पहले इधर से लेके इधर हुआ है, नीचे गया है, पहले P था फिर P1 हो गया, तो इसमें जो डिक्रीज आया है, फॉल आया है, उसे हम कहेंगे डिक्रीज इन प्राइस या फिर चेंज इन प्राइस। और पहले जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो E था, फिर हो गया हमारा E2।
राइट। इक्विलिब्रियम प्राइस में भी हमारा आ गया चेंज, तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस भी हो गया चेंज। तो ये सब हो गया हमारा। इसका मतलब डिक्रीज इन डिमांड का क्या मतलब होता है कि हमारा प्राइस उधर से उधर फॉल हो गया और क्वांटिटी उधर से उधर Q1 से Q2 से Q1 हो गई, राइट। तो हमारा इसका मीनिंग हो गया। तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट, जो लेफ्ट में शिफ्ट क्यों होता है? When demand curve shifts to the left, it shows a decrease in demand. At the need to be a point, it supplies greater than multiplying situation of deficient demand. This causes a fall in price. Constantly upon fall in price, quantity demanded tends to increase, implying extension of demand, and quantity supplied tends to decrease, implying contraction of demand. This process of contraction and extraction of demand and contraction of demand will continue till a point is reached the quantity is equal to quantity supplied with a course at point टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमारा जो इसका था कि हमारा इसमें बोल रहा है कि जो हमारी डिमांड कर्व थी वो लेफ़्ट में शिफ्ट कब होगी। डिमांड अगर हमारी लेफ़्ट में शिफ्ट हो रही है तो इसका मतलब हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर हमारा पहले सप्लाई कर्व था फिर डिमांड कर्व था, हमारी डिमांड कर्व इधर शिफ्ट हो रही है, मतलब डिमांड में डिक्रीज़ आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि हमारी सिचुएशन क्या चल रही है, डेफिशिएंट डिमांड की। हमारी जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो रही है लेफ्ट वर्ड। दिस कॉज द फॉल इन प्राइस। अगर हमारा जो डिमांड कर्व है वो इधर शिफ्ट हो रहा है, अगर हमारा प्राइस पहले ये था तो हमारा प्राइस फिर ये वाला हो जाएगा P1, तो मतलब तुम्हारा प्राइस जो था वो डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब फॉल हो गया हमारा प्राइस। और क्वांटिटी सब डिमांडेड थी, पहले ये थी फिर होगी हमारी ये, तो इसका मतलब हो गया हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो भी फॉल करेगी पहले से। तो इसका मतलब हो गया एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड तब तक चलेगी, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड तब तक हमारा जो क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांड एक दूसरे के इक्वल नहीं आ सकते। जब इक्वल आ जाए तो उससे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या तो मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे चेंज इन डिमांड or price. Let us consider how increase or decrease in demand will be in price in exceptional situation when supply of a commodity continues to be perfectly elastic and when supply of a commodity continues to be perfectly inelastic. तो इसमें हम चेंज इन डिमांड को डिस्कस करेंगे जब हमारी जो सप्लाई थी कमोडिटी की वो परफेक्टली इलास्टिक है या सप्लाई एंड कमोडिटी परफेक्टली इलास्टिक है। तो अगर कोई चीज़ इलास्टिक होगी तो उससे हम कंज्यूम करते रहेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका प्राइस कम होता है या तो ज़्यादा होता है या तो कम होता है। जितना हम पहले कंज्यूम कर रहे थे तो उतना ही कंज्यूम करेंगे। तो इसका एग्जांपल है नेसेसिटीज़ का। अगर नेसेसिटीज़ का प्राइस भी बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट का प्राइस भी बढ़ जाता है, तो आप उतना ही कंज्यूम करोगे जितना पहले करोगे। आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं करोगे उस नेसेसिटीज़ को। तो इसको मतलब हो गया इलास्टिक, और इलास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता। When supply is perfectly inelastic, increase or decrease in demand for a commodity does not cause a change in price. Okay, इलास्टिक का मतलब होता है कि अगर जो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है उससे उसकी प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट। अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं पड़ेगा, अगर जितने भी डिमांड इंक्रीज होती रहे या डिक्रीज होती रहे, बट प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आता। In case the supply for a commodity is perfectly elastic, the only equilibrium tends to be illustrated in the following diagram. हम डिस्कस करेंगे जब सप्लाई का इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। इलास्टिक का मतलब ये कि जितना भी डिमांड सप्लाई में चेंज आते रहे, या वो इंक्रीज होती रहे डिमांड या वो डिक्रीज होती रहे, बट उसका क्या होगा कि हमारा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमारा जो है उसमें उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, हमारी जो प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे उसकी वजह से। ओके, तो इसका हम करेंगे इसका मीनिंग डिस्कस, इसका डायग्राम्स डिस्कस करते हैं। इंक्रीज इन डिमांड, अगर हमारी जो सप्लाई है वो परफेक्टली क्या चल रही है, इस केस में हमने एज्यूम करके चला है कि हमारी प्राइसेस क्या चल रही हैं, इलास्टिक चल रही हैं, तो हमें प्राइस से कोई मतलब नहीं। जितना भी हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो सप्लाइड है वो हमारी इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए डिमांड, बट प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो प्राइस हमारी कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बन गई, जितना मर्जी डिमांड सप्लाई कर लो बट हमारी प्राइसेस उतनी ही रहेंगी। तो परफेक्ट प्राइस जो थी इलास्टिक सप्लाई के केस में हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, बट हमारी जो डिमांड थी पहले ये थी, हमारा डिमांड कर्व ऐसा बनता है, ये हमारा सप्लाई कर्व बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग, बट जो हमारा डिमांड कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो हमारा जो पहले सप्लाई कर्व ऐसा बनता था,
ऐसा वो अब हमने उसको इलास्टिक बना दिया उसको, तो वो ऐसा बनेगा, ऐसा सप्लाई कर्व हो गया, जो डिमांड कर्व तो ऐसे ही रहेगा, राइट। तो हमने क्या कर दिया इस केस में, हमारा सप्लाई कर्व पहले ऐसा सप्लाई कर्व बना दिया ऐसा, और डिमांड कर्व बचता है बाकी, तो डिमांड कर्व ऐसा बनेगा, तो डिमांड कर्व ऐसा बन गया। तो हमने इस केस में क्या किया, इंक्रीज इन डिमांड को कंसीडर किया, और हमारी सिचुएशन क्या है, इलास्टिक सप्लाई वाली, राइट। हमने ये सिचुएशन ली है ना कि हमारी सप्लाई इलास्टिक है। तो इंक्रीज इन डिमांड अगर हो गया तो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा था, ये हमारा हो गया सप्लाई कर्व, यहाँ पे प्राइस क्वांटिटी तो लिखना ही है, यहाँ पे 0, यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो सप्लाई हमारा इलास्टिक सप्लाई हो गया, और जो डिमांड कर्व था वो ऐसा था, ये था हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। बट इक्विलिब्रियम पॉइंट फिर क्या हो गया, हमारी डिमांड जो थी फिर इंक्रीज़ होगी, तो ये वाला पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम का। ये जो क्वांटिटी पहले होती सप्लाई, अब वो इससे ज़्यादा होने लगी है हमारी क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस तो उतना ही है जितना मर्जी इंक्रीज या डिक्रीज आ जाए डिमांड में, बट सप्लाई में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो प्राइस एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और हमारी जो सप्लाई थी वो हमने उसको एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, और जो डिमांड को इंक्रीज़ कर दिया। हमारी पहले इक्विलिब्रियम ये थी, फिर होगी ये, फिर हमारा जो क्वांटिटी थी वो इधर से इधर हो गई, Q से Q1 होगी, और इसको हम कहेंगे जो चेंजेस हैं इसको हम कहेंगे चेंजेस इन क्वांटिटी, और जो प्राइस तो हमारा कांस्टेंट है, राइट। ये हो गया हमारी इंक्रीज इन डिमांड की सिचुएशन। और डिक्रीज इन डायग्राम का डायग्राम बहुत सिंपल है, इसको आप खुद से ही बना सकते हो। मैं एक बार आपको बिना डायग्राम देखे आप खुद ट्राई करो बनाने की। अगर आपको डिक्रीज इन डिमांड करना है, हमने क्या लेके चला है कि हमारा जो प्राइस है वो बिल्कुल इलास्टिक है, तो प्राइस को हमने इलास्टिक बना दिया सप्लाई कर्व में। अब सप्लाई कर्व हमने बना दिया, अब क्या बचा है, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हम ऐसे बनाएंगे। इसके केस में क्या होता है, ये था हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे आ गया, अब हमें क्या करना है, इसको राइट वर्ड शिफ्ट करना है, राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया हमारा डायग्राम, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया हमारा डायग्राम। तो हमारे जो इक्विलिब्रियम था पहले E1 से E2 हो गया हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, राइट। तो पहले E1 था, फिर हो गया E2, तो इधर चेंजेस जो आए हैं इसे हम कहेंगे क्या, चेंजेस इन डिमांड। तो पहले अगर प्राइस P था, फिर हो गया P1, फिर हो गया ये था पहले Q, और फिर हो गया Q2, तो इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे चेंजेस इन क्वांटिटी। और प्राइस तो हमारा सेम, और इससे जो पहले वाला था वो था हमारा पहले इक्विलिब्रियम का पॉइंट, और फिर हो गया हमारा न्यू इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो बहुत सिंपल है, बस आपको याद रखना है कि इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, और जो डिक्रीज इन डिमांड में हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा डायग्राम के लिए साथ। उसके अकॉर्डिंग आपने याद रख लिया। और इलास्टिक में याद रखो कि जितना मर्जी उसमें चेंजेस आते रहें, डिमांड या सप्लाई, डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज आता रहे, बट उससे प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो हमारा प्राइस तो उतना ही रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, तो इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। द अबव फिगर शोज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इज इक्वल टू straight line. A forward shift in demand curve from D1 to D2 is the price of a commodity. Unaffected continues to be P. However, quantity increases from Q1 Q to Q1, and likewise backward shift in demand curve from D1 to D2 only causes decrease in income quantity from OQ. Top is the price of a commodity remains unaffected. तो इसमें कहा है कि जो प्राइस है उसमें कोई अफेक्टेड नहीं आया। अगर इंक्रीज होगी है हमारी डिमांड, तो डिमांड कर्व इधर शिफ्ट होगी, राइट वर्ड शिफ्ट कर दी, तो उससे क्या हुआ, हमारा जो डिमांड कर्व था वो D से लेके D1 शिफ्ट हो गया, और जो हमारी क्वांटिटी थी वो Q से Q1 आ गई, और प्राइस तो उतना ही चल रहा है, राइट। और डिक्रीज इन डिमांड के केस में क्या हुआ कि हमारा जो डिमांड कर्व था वो इधर से इधर आ गया, तो डिमांड कर्व इधर से इधर आ गया, तो डिमांड कर्व इधर से इधर शिफ्ट हो गया, तो E से E1 आ गया, और जो फॉल हुआ है वो Q से लेकर Q2 पे हुआ है फॉल। पहले Q था, फिर हो गया Q2, और प्राइस तो उतना ही चल रहा है। तो ये हो गया हमारा इसका मीनिंग, इस सब में यही चीज़ें लिखी हैं। ओके,
अब हम डिस्कस करेंगे चेंज इन डिमांड का मीनिंग क्या। लेट अस कंसीडर हाउ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड विल अफेक्ट इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कंटिन्यूज टू परफेक्टली इलास्टिक। अगर हमारी जो सप्लाई है कमोडिटी की वो परफेक्टली, अगर हमने एज्यूम कर लिया कि वो हमने एज्यूम करा है कि जो सप्लाई है कमोडिटी की वो कौन सी चल रही है, इलास्टिक चल रही है। अब इलास्टिक के केस में क्या होगा कि हमारी जो सप्लाई की लाइन आएगी वो आएगी हमारी कौन सी लाइन, हमारी वो आएगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। तो परफेक्टली सिचुएशन की जो लाइन आएगी वो आएगी एक इलास्टिक लाइन। तो इलास्टिक को हमने एक इसको अज्यूम कर लिया हमने एक इलास्टिक लाइन, तो हमारी जो लाइन आ गई वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब सप्लाई हमारी परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो गया अगर हमारी डिमांड, तो उससे हमारा जो प्राइस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हमारा जितना मर्जी इंक्रीज़ हो जाए, ये डिक्रीज़ हो जाए डिमांड, उससे हमारा जो प्राइस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर डिमांड इंक्रीज़ होना चाहता है तो इंक्रीज़ हो जाए, डिक्रीज़ होना चाहता है तो डिक्रीज़ हो जाए, उससे हमारा सब प्राइस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारा इसका ये मतलब है। तो परफेक्टली इलास्टिक में हमारी ये आती है सिचुएशन। तो हमारी सप्लाई तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, हमारी जो वो बन रही है चेंजेस आएंगे सिर्फ और सिर्फ डिमांड में आएंगे। तो डिमांड हमारी पहले ये थी, अब डिमांड ये होगी ये। तो पहले अगर हमारी ये वाली चल रही थी तो इक्विलिब्रियम, हमारी इक्विलिब्रियम आ जाएगा ये। अब इसके साथ आप देखो कि पहले हमारी जो प्राइसेस थी वो थी ये, फिर सी होगी हमारी ये वाली प्राइस हो गई, क्वांटिटी हो गई, फिर हमारी जो प्राइसेस थी वो हो जाएगी आज होगी ये। तो इसका क्यू से Q1 इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो इंक्रीज़ हो रहा है उसे हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। और जो हमारी इक्विलिब्रियम इंक्रीज़ हो रहा है ई से लेके E1, उससे हम कहेंगे इंक्रीज इन जो इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा था, पहले इक्विलिब्रियम था हमारा ई, फिर हो गया हमारा E1। और डिक्रीज इन डिमांड की सिचुएशन में हम देखेंगे कि पहले जो था हमारा सप्लाई की जो लाइन थी वो तो पहले ऐसी सी आएगी, पर जो डिक्रीज़ हो रहा है इधर से इधर, तो पहले हमारा जो इक्विलिब्रियम था वो ऐसे था, फिर हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम ये वाला। तो जो उसके केस में हमारे प्राइजेस हैं वो भी उतने ही रह रहे हैं, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका ये मत था मतलब, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। तो अगर कोई सप्लाई अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसमें जो सप्लाई जो डायग्राम है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और जो डिक्रीज़ हो रहा है तो उसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। अगर इंक्रीज़ हो रहा है डिमांड तो क्यू से लेके Q1 इंक्रीज़ हो जाएगा प्राइजेस, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है डिमांड तो हमारा क्यू से लेके Q2 आ जाएगा डिक्रीज इन डिमांड। और सप्लाई तो उतना ही है कॉन्स्टेंट, राइट। और जो हमारे चेंजेस जो आ रहे हैं क्यू से लेके Q1, उसे हम कहेंगे क्या, इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड। इधर इस केस में हो रहा है इंक्रीज और इसमें हो रहा है डिक्रीज, ओके। बट अगर इंक्रीज हो रहा है सिचुएशन प्राइस की, तो इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है, तो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है कि हमारी जो हमारा जो डायग्राम था वो एक न्यू जगह शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमारा जो डायग्राम पहले D था तो वो हो जाएगा पहले D1 पे शिफ्ट। तो वो हो गई सिचुएशन एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। इसका मतलब हो गया हमारी इंक्रीज इन डिमांड की सिचुएशन, ओके। तो वो हो गया हमारा ये वाली सिचुएशन। तो हमारी जो पहले डिमांड कर्व D पे था वो D1 पे शिफ्ट हो गया। हमारी जो प्राइस पहले OP थी वो OP1 पे शिफ्ट होगी, और जो पहले हमारी क्वांटिटी थी वो OQ थी, फिर होगी हमारी OQ1 पे शिफ्ट। और अगर डिक्रीज़ की बात करें, अगर हम डिक्रीज़ में बात करेंगे तो डिक्रीज़ में आ जाएगा हमारा कि हमारे जो प्राइसेस हैं वो E से लेके E2 पे शिफ्ट हो गए। पहले प्राइसेस थे हमारे P से P थे, फिर हो गया हमारा P1, पहले OP से OP1 हो गए। क्वांटिटी हो गई हमारी OQ1 से OQ2, और हमारी जो थे हमारी E से लेके E2 हो गए, ओके। तो इसका ये हो गया, हमने डिस्कस किया था मीनिंग। तो हमने डिस्कस किया कि हमारा जो प्राइस है वो अनअफेक्टेड क्यों रह रहा है, अगर हमारी जो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई में क्यों चेंजेस आ रहे हैं। हमने डिस्कस किया कि सप्लाई जो था हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनी थी, तो हम तो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई में क्यों चेंजेस आ रहे हैं इसकी वजह से। तो जो हमारी अगर परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि जितना मर्जी सप्लाई में चेंज हो प्राइस में चेंज हो जाए, उससे हमारा सिर्फ चेंजेस जो आएंगे हमारे किस में आएंगे, प्राइस तो उतना प्राइसेस में चेंज नहीं आएंगे, बट हमारे चेंजेस आएंगे क्वांटिटी में। तभी हमारी जो प्राइस है वो अनचेंज रह रही है। तो और सारे के सारे चेंजेस डिमांड में आ रहे हैं। डिक्रीज़ अगर हो रहा है तो उसको डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और इंक्रीज़ हो रहा है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है हमारा डायग्राम। व्हेन सप्लाई इज़ परफेक्टली इनलास्टिक, अगर हमारी सप्लाई जो है वो परफेक्टली इनलास्टिक है, अगर कोई भी चीज़ परफेक्टली इनलास्टिक है तो उसका मतलब जितने मर्जी उसके प्राइसेस बढ़ जाए, बट हम एक पॉइंट के बाद उसकी कंजम्पशन नहीं बढ़ाएंगे, सप्लाई उसकी उतनी ही रहेगी। तो हमारी जो लाइन है वो बनेगी एक वर्टिकल लाइन,
ओके जैसे आप नेसेसिटीज़ का एग्जांपल ले लो, आप एक सॉल्ट का एग्जांपल ले लो, सॉल्ट के आप जितने मर्जी उसके प्राइसेस बढ़ाते रहो, बट जितनी आप पहले उसकी कंज्यूम करते थे आप फिर भी उतना ही कंज्यूम करोगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो प्राइसेस हैं उसके बढ़ गए हैं, राइट। तो हमारी जो लाइन है वो ऐसे आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई। और जो डिमांड था वो ऐसे चल रहा था पहले की तरह, और डिमांड अगर इंक्रीज़ हो गया इधर से, इधर तो पहले हमारा इक्विलिब्रियम ई था, फिर हो गया E1, तो प्राइसेस हमारे पी से लेके P1 हो गए। पहले हमारा जो प्राइस था वो OP था, फिर हो गया OP1, और पहले हो गया E से E1, और डिमांड शिफ्ट हो गया D से D1। और अगर डिक्रीज़ हुआ तो हमारी जो पहले की तरह उतना ही जाएगा, बट हमारे चेंजेस किस में आ रहे हैं, डिमांड में। तो डिमांड इधर से इधर शिफ्ट हो गया, राइट। तो डिमांड इधर से इधर शिफ्ट हो गया, डायग्राम P1 से P2 पे शिफ्ट हो गया, और हमारी जो क्वांटिटी थी वो उतनी की उतनी ही रही। ओके तो इसकी एक एक्सप्लेनेशन है कि अगर डिक्रीज़ हो गया डिमांड तो हमारी जो प्राइजेस थे वो OP से OP1 पे शिफ्ट हो गए, और OP1 से OP शिफ्ट हो गए। इक्विलिब्रियम जो हमारी इंक्रीज़ हुई थी वो E से लेके E1 पे शिफ्ट हो गई, और हमारी जो क्वांटिटी थी वो तो इतनी रही। और अगर इलास्टिक के केस में हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ओके। और अगर डिक्रीज़ हो गए हैं हमारे प्राइजेस, डिमांड डिक्रीज़ हो गई है, तो हमारी जो प्राइजेस थे वो P1 से P2 पे आ गए, क्वांटिटी तो उतनी ही है। और जो अगर मार्केट इक्विलिब्रियम था वो E1 से E2 पे आ गया, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट जो हमारी क्वांटिटी है वो अनअफेक्टेड क्यों रहती है सप्लाई के इलास्टिक होने से। अब इलास्टिक का मतलब है कि जितना मर्जी हम उसके प्राइसेस बढ़ाते रहें बट या कम कर दे रहे हैं, उसकी सप्लाई पे कोई चेंज नहीं आएगा। आप सॉल्ट को उतना ही कंज्यूम करोगे जितना पहले करते थे, पहले की तरह। जितना मर्जी उसके प्राइस में बढ़ा दो तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो जो सोचो सारे के सारे चेंजेस आएंगे वो आएंगे सिर्फ और सिर्फ डिमांड में। डिमांड में चेंजेस आएंगे, अगर ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ होगी तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, अगर डिक्रीज़ होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, बट सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी। बस आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका पहले आगे का पार्ट। बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको बस डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इसका मीनिंग, बट इसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स है तो आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करनी है। एक पेन पेंसिल लेनी है और एक डायग्राम को कम से कम 5 बार ड्रॉ करना है, ताकि तभी आप उसकी रिवीजन अच्छे से कर पाओगे, तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे एग्जाम्स के अंदर अटेम्प्ट, राइट। और अगर कोई भी प्लीज़ डाउट आता है तो प्लीज़ एडुग्रोन को बताइएगा। आपका एक एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन में बहुत मैटर करती है। अगर आपको एक कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है। कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि हम कुछ वीडियोस में इम्प्रूवमेंट करें, आपको हमारा टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी जो लाइकिंग्स हैं, आपका एक एक वर्ड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और अगर एडुग्रोन ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी हमारी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। और बेल आइकन को भी प्लीज़ दबा दीजिएगा अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो। और स्पेशली मैं इको की बात कर रही हूँ कि अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मुझे इस चैप्टर के नोट्स चाहिए। मैं आपको सारे के सारे नोट प्रोवाइड कर दूँगी विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एग्ज़ाम्स की जो स्ट्रेस नहीं लेना, एग्ज़ाम्स का पूरा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। हेल्थ का ख्याल रखोगे तभी आपका माइंड बिल्कुल स्टेबल रहेगा, ओके। और प्लीज़ पार्क में जाना है, एक्सरसाइज करनी है, राइट। एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से पानी पीना है, 8 to 10 ग्लासेस पर डे पानी पीना है आपको, तभी आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे और आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा एग्ज़ाम्स का। और एडुग्रोन आपको पूरा का पूरा हेल्प करेगा आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए एग्ज़ाम्स में। एडुग्रोन का आपका पूरा एडुग्रोन का पूरा सपोर्ट है आपके साथ, ओके। और बाकी सब्जेक्ट्स को प्लीज़ अच्छे से कवर कीजिएगा। इकोनॉमिक्स के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप कॉमर्स से हो तो प्लीज़ अकाउंट्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बिजनेस स्टडीज़ की केस स्टडी सबको अच्छे से करनी है, वो भी हमारे चैनल पर सारी की सारी अपलोडेड है, ओके। और अगर आप आर्ट्स से हो तो प्लीज़ सारी की सारी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से आपको करना है और एग्जाम्स में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और डायग्राम्स की स्पेशली मैं कह रही हूँ कि आपको लिख के देखने हैं डायग्राम्स, ऐसे पढ़ के नहीं देखने, सिर्फ और सिर्फ उसको ड्रॉ करना है। कम से कम एक डायग्राम को 5 बार ड्रॉ करना है, तभी आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत सिंपल है डायग्राम्स इकोनॉमिक्स के, सिर्फ एक स्केल, पेंसिल, इरेजर लेनी है, तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे, राइट। और एक डायग्राम को 5 बार ड्रॉ करना है, तभी आपको इकोनॉमिक्स के पेपर में फुल मार्क्स आ सकते हैं, ओके। तो जो मैंने लास्ट में इस चैप्टर को नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इसका पार्ट 2। मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दी है। पार्ट 2 देखने के लिए प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख के आना, तभी आपको जो सेकंड पार्ट है इसका वो समझ आ पाएगा अच्छे से,
ओके। और इसलिए वो रिवाइज़ करके आना अच्छे से। अब जो हम इस पे पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। ओके, अब उसके जो नेक्स्ट पार्ट में हम उसके डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, बट पार्ट 2 के लिए हम इसमें करेंगे उसके सेकंड पार्ट डिस्कस। पूरा चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा जो हमारा मार्केट इक्विपमेंट और परफेक्ट कंपटीशन है। तो ओके, फॉर थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। अच्छे से अपनी तैयारी करो, अपना अच्छे से अपना ख्याल रखो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ गुड ईयर, हैव अ गुड डे अहेड एंड अ गुड एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। ओके, थैंक यू so much for listening to me. Bye. Keep watching Edugrown.